नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग मिडवाइफरी के क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आज देखने जा रहे हैं। और जैसे कि आपको हमने पिछले क्लास में भी सारे क्वेश्चन को डिटेल्स में बताए भी थे, उसका नोट्स भी आपको मिल चुका है। जो भी एक्सप्लेनेशन किए थे उसका नोट्स, साथ ही डेली जो एक्सप्लेनेशन होते हैं उसका डेली नोट्स आप लोगों के ग्रुप में मिल जाता है। जो भी कैंडिडेट अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास में जुड़ सकते हैं। 70 50 87 29 96 इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके ज़रूर क्लास में जुड़ जाइएगा। डेली आप लोगों की क्लासेज 6 से 7 होते हैं। साथ ही आपको नोट्स भी मिलते हैं और भी जो भी कोई नई वैकेंसी आते हैं तो उसका भी इंफॉर्मेशन हम आपको ग्रुप में बता देते हैं पूरी डिटेल्स में। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, क्या कुछ दिया गया है और डिटेल्स में समझते भी हैं। कह रहे कि गर्भवती महिला में लगाए जाने वाले टीटी के 2 टीके के मध्य कम से कम कितना समय अंतराल होना चाहिए। ये टीटी टीका क्या होता है? ये एक टीका है, मतलब कि वैक्सीन है, और मतलब कि ये दिया जाता है गर्भवती महिलाओं का, और इसके समय अंतराल मतलब 2 टीका दिया जाता है। तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला टीका को क्या कहते हैं, दूसरे टीका को क्या कहते हैं, इसके बीच का अंतराल क्या होता है और ये क्यों दिया जाता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक्सप्लेनेशन के जरिए समझते हैं। टीटी वैक्सीन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसका फुल नेम यदि हम बात करें, इसका जो डिटेल्स नेम होते हैं उसको क्या कहते हैं, टिटनेस टॉक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? टिटनेस टॉक्साइड के नाम से इसको जाना जाता है। और इसका 2 टीके लगाए जाते हैं। किसी भी गर्भवती महिलाओं को 2 टीके इसका लगाया जाता है, 2 वैक्सीन लगाए जाते हैं। पहला को TT1 कहते हैं, दूसरा को TT2 कहते हैं। दोनों को समय अंतराल की हम बात करें तो 4 सप्ताह का समय अंतराल रखना आवश्यक होता है। मतलब कि 4 सप्ताह के बाद ही दूसरा टीका लगाते हैं। जैसे कि पहला टीका लगा दिए TT का, तो दूसरा टीका जो लगाया जाएगा वो 4 सप्ताह के बाद लगाए जाएंगे। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं क्या कुछ दिया गया। पूरा नोट्स आपको मिल जाएंगे उस ग्रुप में। जो भी कैंडिडेट क्लास में नहीं ज्वाइन किए हैं ज़रूर क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज अब आप लोगों को स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि बहाली भी लगातार आ रहे हैं तो ज़्यादा समय अब मिलेंगे नहीं, इसीलिए आप लोग अपनी तैयारी को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए ज़रूर क्लास में जुड़ जाइए। कह रहे कि गर्भवती महिलाओं को गर्भ अवस्था के दौरान जल्दी जल्दी से टेटनस टॉक्साइड के 2 टीके लगाए जाने चाहिए या लगा देना चाहिए। जल्दी से 2 टीका मतलब कि लगा देना चाहिए, जिसको TT टीका पहला जो टीका होता है उसको TT1 कहते हैं, दूसरा को TT2 कहा जाता है। इन दोनों टीकों के बीच जो समय अंतराल है वो 4 सप्ताह का होना चाहिए। यही हमारा क्वेश्चन भी था, तो उसका आंसर यहाँ पर मिल गया। उसके डिटेल्स में हम लोग समझ भी लिए और भी इसके बारे में जान लेते हैं। टीका लगवाने का जो समय है, अच्छा समय कब माना जाता है, तो ये 27 से 36 सप्ताह के बीच, मतलब कि गर्भधारण जो करते हैं वो तो कितने का होता है, 9 महीना का होता है। तो ये कब उपयुक्त समय माना जाता है टेटनस टीका देने का, तो ये जो टीका लगाया जाता है या तो 7वें सप्ताह में या 36 सप्ताह, मतलब कि 27वें सप्ताह से 36वें सप्ताह के बीच में ये टीका लगाया जाता है। और ये इसका फ़ायदे क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। आपको और आपके बच्चों को, दोनों को, मतलब जो गर्भवती महिला है उसको और उसके बच्चों को, दोनों टेटनस से बचने के लिए हर बार गर्भवती, मतलब जितनी बार गर्भवती धारण करेंगे, गर्भ धारण करेंगे उतने बार ये टीका लगाए जाते हैं। और ये टीका लगाना भी ज़रूरत रहता है, मतलब कि गर्भवती महिला के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया है, फिर से हम लोग अब आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। समझे कि मतलब कि ये जो टीका लगाया जाता है ये 4थे सप्ताह में लगाया जाता है। कब लगाया जाता है, तो 4थे सप्ताह में। लेकिन यहाँ पर जो सप्ताह दिया ही नहीं है, आपके ऑप्शन में महीना के टर्म में है 6 महीना, 4 महीना, 1 महीना या 7 दिन। तो चाहे 4 सप्ताह लिखा रहे, 4 सप्ताह मतलब कितना हो गया, एक सप्ताह में 7 डेज होता है, तो 4 में कितना हो गया, लगभग 28, और महीना को 28 ही मानकर चलते हैं। अब आप 28 में जियो वाला मत समझ लीजिएगा, वैसे नॉर्मली 28 दिन का ही मंथली मानकर चला जाता है। 30 दिन का होता है, एवरेज में लेकर चलते हैं। तो 1 महीना
पर मतलब कि ये टीका लगाया जाता है, मतलब कि 1 महीना का अंतराल होना चाहिए। किसी भी गर्भवती महिला को टीटी वैक्सीन 2 देना है तो पहला वैक्सीन और दूसरा वैक्सीन के बीच का जो समय अंतराल है या 1 महीना होना चाहिए या 4 सप्ताह। कन्फ्यूज बिल्कुल भी मत करिएगा, ऑप्शन किसी भी तरीके से घुमा के दे। और ये कब देना मतलब आवश्यक होता है या कब देना ज़रूरी होते हैं, तो 27 से 36 सप्ताह के बीच में ये लगाए जाते हैं ये वैक्सीन। इसके बारे में डिटेल्स हम लोग पूरी समझ लिए। अब आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आएगा, कितना भी घुमा के पूछेगा, आप बना सकते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिला को लगाई जाती है। इससे पहले हम लोगों का एक वैक्सीन के बारे में जान रहे थे कि कौन नहीं लगाया जाता, एक क्वेश्चन था। लेकिन यहाँ पे है कि कौन वैक्सीन लगा सकते हैं। तो अभी हम देखें, टेटनस वाले जो वैक्सीन है वो लगा सकते हैं। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सी हो जाएगा, ठीक है। और मीजल्स वैक्सीन सब तो आपको पता है कि ये सब नहीं लगाया जाता है, कब, तो गर्भ धारण करने के दौरान ये सब नहीं दिए जाते ये सब वैक्सीन। अगला है कि गर्भ अवस्था के दौरान वजन में लगभग कुल कितना वृद्धि होता है, 6 किलोग्राम, 8 किलोग्राम, 11 किलोग्राम या 14 किलोग्राम। तो गर्भ अवस्था के दौरान जो वजन में लगभग वृद्धि होती है वो कितना हो जाता है, तो लगभग 11 केजी। कितना, तो किसी भी महिला जब गर्भ धारण करता है, कोई भी महिला, तो उसका वजन नॉर्मली जो वजन रहता है गर्भ धारण से पहले उससे 11 केजी वजन बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे चीज़ों का वजन बढ़ता है, जैसे क्या गर्भाशय का वजन बढ़ता है, सर्विक्स का विस्तार होना, और भी बहुत सारे हैं। बेबी उसमें मतलब बेबी का वजन भी इंक्लूड किए जाते हैं, मतलब गर्भाशय में ही वो आ जाते हैं। तो पूरी मिलाकर उनकी वजन 11 केजी अप्रॉक्स बढ़ जाते हैं। और ये वजन प्रसव होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद कब मूल वजन पे आ जाता है, मतलब कि फिर अपने नॉर्मल वजन पे आ जाते हैं महिला, तो उसके मतलब उसमें समय लगता है 6 महीना तक आते आते वो अपने मूल वजन पर रिकवरी हो जाते हैं। इतना चीज़ हम लोग समझ लिए। इस क्वेश्चन इसका ऑप्शन ऐसे भी दे सकता है, कहीं कहीं हमने ऐसे भी देखे हैं, अगर एवरेज के टर्म में रहे तो 10 से 12 दिया रहेगा। कितना, 10 से 12 केजी। अगर डायरेक्ट दे दिया 11 तो 11 हो गया, 10 और 12 के एवरेज करेंगे तो 22/2 कितना, 11 हुआ। वही अगर बच्चा के पूछे कि जब जन्म लेते हैं शिशु तो उसका वज़न कितना होता है, तो उसका अप्रॉक्स वज़न 2.5 से 3 केजी के बीच होता है। कितना, 2.5 से 3 केजी, मतलब बेबी जो स्वस्थ बेबी होता है उसका वज़न होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि शीतुक अवस्था अवधि, जिसको प्यूपेरियल पीरियड भी कहे जाते हैं, के दौरान कौन सी ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। कौन सी जो ब्रेस्टिंग है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जैसे कि ब्रेस्टिंग इंगॉर्मेंट या क्रैकेड निपल्स में क्रैक्स आ जाना, या मेस्टिटिस या ऑल ऑफ दीज। तो सूतिक अवस्था या उनके अवधि के दौरान ये जो आपको 4 जो कॉम्प्लिकेशन दिए गए आपके ऑप्शन में, ये चारों होता है। ब्रेस्ट इनगॉर्मेंट भी होते हैं, क्रैकेड निपल्स भी होते हैं, मैस्टिटिस भी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज, मतलब कि ऑल, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और आप लोगों का बहाली लगातार कंटिन्यूसली आ रहे हैं, चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो, सब जगह लगभग बहाली आ चुका है। झारखंड में भी आए थे, यूपी का तो अब पब्लिश ही कर दिया गया है, फॉर्म भी भराना स्टार्ट होंगे कुछ सप्ताह, 1 सप्ताह बाद। बिहार वाला भी जल्द आने वाला है, इसलिए आप लोग क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक भी क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं और आजकल के चक्कर में रुके हुए हैं, ज़रूर आप लोग क्लास इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। वैसे एक्सप्लानेशन ज़रूरी हो जाता है, इसलिए नहीं तो क्वेश्चन जितना ज़रूरी है उतना एक्सप्लानेशन भी है ज़रूरी। नहीं तो हम क्वेश्चन पढ़ाते चलेंगे, वो तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। यदि चीज़ों को एक्सप्लेन करके नहीं बताए तो आप खुद से भी, आपके बुक बहुत सारा बुक अवेलेबल रहता है तो उससे भी पढ़ सकते हैं। तो एक्सप्लानेशन आप लोगों को चीज़ों को समझना ज़रूरी है, इसलिए हम चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करके सारी चीज़ों को समझाते हैं। जो भी क्वेश्चन में आते हैं ऐसे पॉइंट्स जो आपको समझाना ज़रूरी होते हैं, वहाँ पर भले 2 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं लेकिन उसको समझा कर ही आगे बढ़ते हैं। एक दिन में 25 क्वेश्चन ही करेंगे हम लोग, लेकिन समझ कर करेंगे, जिससे कि बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत ना पड़े।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मास्टाइटिस का जो ट्रीटमेंट प्लान नहीं है। अभी हम देखे थे कि मतलब कि इसमें किस में शामिल था ये, तो अभी मतलब ब्रेस्ट एनवायरनमेंट जो होते हैं इसमें, और सॉरी आपका एक क्वेश्चन स्किप हो गया था, ये क्वेश्चन हमको पहले होना चाहिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ब्रेस्ट इनगॉर्गेमेंट का उपचार नहीं है, मतलब यहाँ पर नहीं होंगे, गवर्नमेंट का उपचार नहीं है, मतलब कि इसमें जैसे कि इसमें दिया गया है ब्रेस्ट इनगॉर्मेंट का, जैसे ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपका ऑप्शन जैसे इसमें दिया गया है कि बरा के द्वारा स्तन को सहारा देना, मतलब ये इसका मतलब उपचार नहीं है। कह रहा है कि कौन सा नहीं है वही खोजना भी आपको। तो उसके बाद है कि प्रत्येक फीड के बाद शेष दूध को एक्सप्रेस नहीं करना, ये मतलब कि उसका उपचार का एक तरीका नहीं है, मतलब कि ये गलत है, तो यही आपको खोजना था। इसका करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा। कह रहे कि मास्टाइटिस का ट्रीटमेंट प्लान नहीं है, मास्टाइटिस का ट्रीटमेंट प्लान इनमें से कौन नहीं है, ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें दिया गया है कि स्तन को अवॉइड करना, स्तन को सहारा प्रदान करना, एंटीबायोटिक दवा देना, या एनालाइजेसिस दवाइयाँ देना। तो मतलब कि मास्टिस्ट का जो ट्रीटमेंट प्लान इसमें से नहीं है वो आपको खोजना है। तो स्तन के अवॉइड करना है, वो मतलब उसका ट्रीटमेंट प्लान कह रहा है कि नहीं है, वो खोजना है। तो मतलब कि यही इसका ऑप्शन सही हो जाएंगे। जैसे कि स्तन को सहारा प्रदान करना, ये भी उसका क्या है, ट्रीटमेंट का ही प्लान है। एंटीबायोटिक दवा देना, ये भी उसका प्लान है। स्तन को अवॉइड करना ये इसका प्लान नहीं है, मतलब स्तन को अवॉइड तो कर ही नहीं सकते हैं। तो ये इसका गलत ऑप्शन, मतलब कि उसका प्लान में शामिल नहीं है मेस्टिस के ट्रीटमेंट में। तो यही आपको खोजना भी थी, ये सब उसका ट्रीटमेंट है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गर्भवती महिला 33 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर अस्पताल में आती है, जिसको योनि से रक्त स्राव ब्लीडिंग पर वजीना हो रही है, तथा बीपी 80/, कितना है 60। इतना तो होता नहीं, बीपी का आप लोगों को नॉर्मल रेट पता है कितना, तो कितना होता है, उससे कम है। तो यही कह रहा है कि 80/60 mmHg है। तो मैनेजमेंट के लिए प्रथम स्टेप क्या होना चाहिए? यदि कोई गर्भवती महिला प्रेगनेंसी के दौरान, मतलब कि 43 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर अस्पताल में आती है और उसको मतलब रक्तस्राव ब्लीडिंग पर वजीना हो रही है और बीपी भी उसका 80/60 पे है, तो उस दौरान मैनेजमेंट के लिए प्रथम स्टेप क्या होना चाहिए? ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए, या एग्जामिनेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो करना चाहिए, या LSCG करना चाहिए, या ब्लीडिंग ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए, क्योंकि ब्लीडिंग हो रहा है। तो क्या मतलब कि प्रथम स्टेप होनी चाहिए, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो प्रथम स्टेप क्या होना चाहिए? अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ब्लीडिंग को रोकना ही पहला मतलब कि प्रथम स्टेप होनी चाहिए। तो वही है, क्या है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कि ब्लीडिंग ट्रांसफ्यूजन, मतलब कि ब्लीडिंग को रोकना। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बड़ा है। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन लगभग 4-5 लाइन में है। कंप्यूटर पर जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो और भी इसका स्क्रीन पर और बड़ा दिखेगा, लेकिन क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ने से और क्वेश्चन पढ़ने से कितना आसान था, पूरी चीज़ें उसके ऑप्शन से, मतलब कि क्वेश्चन से ही क्लियर था उसका आंसर। तो अगर बड़ा लिखा रहे तो ये मत कि उसको स्किप कर दीजिए, उसको पढ़िए, उसका आंसर बहुत ही सटीक और बिना कन्फ्यूजन का आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गर्भ अवस्था के दौरान एनालाइजेसिस दवाई का कार्य क्या होता है? उल्टी को रोकना, या संक्रमण को रोकना, या शरीर के तापमान सामान्य रखना, या दर्द निवारण। तो क्या होता है गर्भ अवस्था के दौरान एनालाइजेसिस दवा का जो प्रमुख कार्य है वो क्या होते हैं? तो वो है कि दर्द निवारण के लिए ये एनालाइसेसिया दिया जाता है। ये आप सबको पता है कि दर्द निवारण के लिए ही एनालाइसेसिया का मतलब जो दवा है वो दी जाती है। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि गर्भ अवस्था के दौरान एंटी इमेटिक दवा का कार्य क्या होता है। एंटी इमेटिक जो दवा होती है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है, उल्टी को रोकना। क्या होता है, एंटी डिमेटिक दवा का प्रमुख कार्य क्या है, तो उल्टी को रोकना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि गर्भ अवस्था के दौरान उल्टियाँ आती है तो उसको रोकने के लिए क्या दिया जाता है, एंटी इमेटिक दवा दी जाती है। जैसे क्या, उल्टी को हम लोग ऐसे क्या बोलते हैं, वोमेटिक बोलते हैं, तो उसी से एटिक लगा हुआ है ना शब्द, तो उससे भी आप लोग समझ सकते हैं इसका आंसर। अगला है कि END का कॉम्प्लिकेशन है, तो उसमें उस केस में क्या होगा, अगर E और D दोनों की कॉम्प्लिकेशन आ गई तो उस केस में क्या होंगे, अत्यधिक रक्तस्राव होंगे, या जो सेप्सिस होंगे, या परफॉर्मेंस, या उपयुक्त सभी। तो क्या होता है, तो इस केस में मतलब कि ये तीनों होता है, अत्यधिक रक्तस्राव भी होते हैं, E और D कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं तो, और सेप्सिस भी होते हैं, और परफॉर्सेंस भी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लेबर के दौरान प्रीमियम पर नियोजित तरीके से चीरा इंसिसिस लगाया जाता है, मतलब कि कैसे लगाया जाता है। जैसे इसमें दिया गया है कि एमनियोटोमी, या दूसरा ऑप्शन है कि एपिजीटोमी, तीसरा है MTP। तो इस तरीके से आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो लेबर के दौरान जो प्रीमियम नियोजित तरीके है जो चीरा लगाने का, मतलब कि इंसिशन करने का, वो क्या है, तो वो आपका है एपिजियोटोमी। क्या होता है, एपिजियोटोमी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसी से जो रिलेटेड क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन भी, कि लेबर के दौरान जो प्रीनियल मसल्स है, जो मांसपेशियाँ है, उसको ओवर स्ट्रेचिंग से बचाने के लिए, मतलब स्ट्रेचिंग हो जाता है ना, खिंचाव आ जाता है, तो वही कह रहा है ओवर स्ट्रेचिंग से बचाने के लिए किए जाने वाला सर्जिकल प्रोसीड्यूर कहलाता है। क्या कहलाता है, मतलब उस सर्जिकल प्रोसीड्यूर को, उस तरीका को क्या कहते हैं, एमनियोटोमी, या इपिसीटोमी, या END का कॉम्बिनेशन, या कॉम्प्लिकेशन, या सेक्शन इवैक्यूएशन। तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसे कहे जाते हैं इपिसियोटोमी। क्या कहा जाता है, इपिसियोटोमी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस उम्र पर बच्चे का वजन जन्म के वजन का दोगुना हो जाता है, मतलब कि बच्चे का जो वजन है वो जन्म के वजन के दोगुना हो जाता है किस उम्र पर आते आते। तो ये अमूमन कब हो जाता है, तो ये 5 से 6 महीना के अंतराल पर आते आते बच्चे का जो वज़न होता है उससे दुगुना हो जाता है। जैसे कि जन्म के समय जो वज़न रहता है उसके दुगुना हो जाता है। जैसे कि एवरेज हम लोग कितना मान के चलते हैं, इतना होता है भी है, मान के नहीं, इतना होता है। इसी के आसपास में रहता है, या जो वीकेंड बच्चे मतलब कि कमज़ोर रहता है वो उसका वज़न थोड़ा कम हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इतना होता है। जो स्वस्थ बच्चे होता है उसका इतना ही रहता है, 2.5 से 3 kg के बीच में। तो इसका वज़न दुगुना हो जाता है कब जाके, तो 5 से 6 महीना के बीच में। तो यहाँ पर 5 दिया है, तो 5 महीने पर हम लोग आंसर करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इंटरनल वर्जन के दौरान क्या होता है। एक हाथ गर्भाशय में प्रवेश कराया जाता है तथा दूसरा उदर पर रखा जाता है। अगला को है कि एक हाथ गर्भाशय में प्रवेश कराया जाता है और दूसरा कमर पर रखा जाता है। तीसरा ऑप्शन है दोनों हाथ गर्भाशय में प्रवेश करवाया जाता है। चौथा है एक हाथ योनि में प्रवेश कराया जाता है तथा दूसरा गर्भाशय में डाला जाता है। मतलब एक ये प्रोसेस है इंटरनल वर्जिन का। तो वही कह रहे थे इसके दौरान क्या क्या किया जाता है। तो इसके दौरान क्या किए जाते हैं, तो इसका जो तरीका है वो क्या है, एक हाथ को गर्भाशय में प्रवेश करवाया जाता है और दूसरा हाथ को क्या कहा जाता है, तो उदर वाले पार्ट, मतलब उदर वाले जो बॉडी का पार्ट है वहाँ पर रखा जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनल वर्जिन के इंडिकेशन है। इंटरनल वर्जिन के बारे में अभी देखें हम लोग। तो इंटरनल वर्जिन के इंडिकेशन क्या है? ब्रिज प्रेजेंशन या जुड़वा बच्चे की स्थिति में दूसरे बच्चों को लाए आदि ट्रांसवर्स हो या पैटर्नल लेबर। तो क्या होता है इंटरनल वर्जिन का जो इंडिकेशन है वो क्या है? तो वो इंडिकेशन है जुड़वा बच्चे की स्थिति में दूसरे बच्चे की लाए आदि मतलब कि ट्रांसवर्स हो जाना। तो ये मतलब इंटरनल वर्जिन का क्या है? इंडिकेशन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फीमेल पेल्विस में कुल कितना बोन होते हैं? क्योंकि मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। तो वही कह रहा है कि फीमेल पेल्विस में कुल कितना बोन्स होते हैं हड्डी। और हड्डियों के बारे में हमने एक सेपरेट क्लास लिए थे, उसमें हमने बॉडी के जितने भी हड्डी थे उसके रिगार्डिंग सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने आपको उस क्लास में डिटेल्स में बताए थे। तो वही चीज़ बार बार नहीं बताएंगे, क्योंकि इससे हम लोगों का आगे का भी क्वेश्चन देखना है। बहुत सारा अभी आप लोगों का सिलेबस का टॉपिक बाकी भी है। तो जो भी स्टूडेंट वो सारे जो लेक्चर नहीं देखे हैं तो क्लास ज्वाइन कर लीजिए, वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो फीमेल पेल्विस में कुल कितने बोन्स होते हैं? तो फीमेल पेल्विस की हम बात करें तो फीमेल पेल्विस में कुल 4 बोन्स होते हैं। कितना होते हैं? तो 4 बोन होते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हम लोग का लगभग 25 के आसपास ही 22-23 क्वेश्चन हुए हैं। और क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी किए, नहीं तो एक्सप्लेनेशन नहीं करते तो हम लोग 25 से प्लस क्वेश्चन करते। लेकिन एक्सप्लेनेशन आज ज़रूरी था, इसलिए हमने आपको सारे कुछ डिटेल्स में समझा दिए। और आगे की जो क्लासेज है आप लोगों को नेक्स्ट मिलते रहेंगे। जो भी कैंडिडेट नया है वो सारे कैंडिडेट ज़रूर क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे आपको सारे नोट्स मिल जाते हैं, आपको सारी क्वेश्चन और भी जो नोट्स है पिछले वाले वो भी मिल जाएंगे, जो क्लास हुए हैं वो भी मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।